अभी हम मौजूद है रिसगांव जो क्षेत्र है, सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र रिसगांव, जहां 2 ग्राम पंचायत, करीब 4000 की जनसंख्या है। लोग जो है 76 वर्षों से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज इस क्षेत्र के लोग जो है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए त्राही त्राही हैं। लोग जो है लंबे समय से जिला प्रशासन से कलेक्टर जन दर्शन में भी कई बार आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और वही जब हम बातचीत करें, दूसरी तरफ सरकार जो है कमर्शियल कॉरिडोर अपने लाभ के लिए जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें लाखों पेड़ काट के यहाँ जो है सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये क्षेत्र जो है सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण से यहाँ आप एक पेड़ नहीं काट सकते, ना ही आप रोड का निर्माण कर सकते हैं, ना ही पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा है। कारण सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के कारण से यहाँ लोगों को ना ही सीसी रोड का निर्माण हो पा रहा है, ना ही पुल पुलिया का निर्माण हो पा रहा है। लेकिन जब सरकार को अपने जब लाभ की बात है, तो यहाँ लाखों पेड़, लाखों अवैध पेड़ कटाई करके जो है भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन जिस आदिवासी के मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार जो कटिबद्ध है, आज ये जो सरकार जो है गूंगी भरी हो चुकी है। लोग जो है 76 वर्षों से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए हमारे बीच इस क्षेत्र के जो है जागरूक पत्रकार, जो लंबे समय से इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्णा दीवान जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। दीवान जी, सबसे पहली बात तो इस क्षेत्र के लोग जो हैं आज छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। आप इस क्षेत्र में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन और शासन प्रशासन तक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिसकी वजह से लोग जो है आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, वो सारे लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो आप सड़क देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क जो की त्यों है। हर साल मेंटेनेंस के नाम से लाखों रुपए इसमें खर्च कर दिया जाता है। पानी तरह पैसा बहा दिया गया इस क्षेत्र में, वन संरक्षण के नाम पे, नाली बनाने के नाम पे, रोजगार गारंटी के नाम पे लाखों रुपए बहा दिया गया। बिजली, इस क्षेत्र में बिजली आने के लिए बिजली विभाग के द्वारा बाकायदा सर्वे करके सड़क के किनारे खंभे गिराए गए थे जी। लेकिन उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व होने के नाते इस क्षेत्र में बिजली का वो पोल वापिस उठ गया। कई जगह पर आप जिस रोड पे गुजरेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे बिजली का पोल खड़ा हुआ भी है, लेकिन उसमें तार नहीं लगा है। तो कहीं ना ये होता है कि कहीं से बंदर या किसी जानवर पे, जो पेड़ चढ़ने वाले जानवर है या पक्षियों के ऊपर वो बिजली का करंट ना लग जाए, तो बिजली करंट से वो घायल ना हो जाएगा। कि टाइगर की वजह से ये काम रुका हुआ है यहाँ का। कई बार यहाँ पे PNGSY का, PWD का सड़क का सर्वे हो चुका है। कहीं ना कहीं जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की भी बात करें अपन, हमारे क्षेत्र से गुजर के भारतमाला प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के लिए जा रही है, जो रायपुर से विशाखापट्टनम कमर्शियल कॉरिडोर बन रही है। तो कमर्शियल कॉरिडोर जो बन रही है, उस कमर्शियल कॉरिडोर को एक तरीके से अपन देखेंगे तो उसमें क्या है, टोल टैक्स आएगा जी। उस रोड को बनाने से शासन को टोल टैक्स आएगा, लाभ मिलेगा। लेकिन इस रोड को बनाने से, जैसे ये रोड की आप चौड़ाई देख रहे हैं मेरे साथ में खड़े, आप रोड चौड़ाई देख रहे हैं, ऐसा आपको लगा कहीं पे कि अगर 3 मीटर की सड़क इस रोड पे डामरीकरण कर दिया जाए या पुल पुलिया बना दिया जाए तो वनों को पेड़ काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रशासन क्यों मौन बैठी है? अब तक प्रशासन क्यों मौन बैठी है? अब तक प्रशासन को उन पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है, ना जहाँ पेड़ काटने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। कच्ची सड़क से लोग जा रहे हैं, तो अगर उस कच्ची सड़क पे थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, सिस्टम को थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा सिस्टम अगर सुधर जाता है, अगर यहाँ पे हम अगर डामरीकरण कर देते हैं, डब्ल्यू में बिछा करके अगर इसके ऊपर डामरीकरण कर दिया जाए, तो लोगों को सुगम रास्ता मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सिर्फ प्रशासन को अपनी आंखें खोलने की देरी है। जैसे प्रशासन की आंख खोलेगी, इसमें डामरीकरण सड़क बन सकता है। अगर सड़क बन जाएगा तो यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो 10वीं के बाद 12वीं के लिए मेचका या सांकरा जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते, क्योंकि सड़क की सुविधा नहीं है। अगर सड़क की सुविधा, बरसात के दिनों में यहाँ जो शिक्षक इस रोड पे चल के जाते हैं, वो नाव पार करके उसमें नदियों में नाव पार करके जाते हैं। इस रोड पे दलदल जैसा माहौल हो जाता है, पूरा दलदल बन जाता है, तब्दील हो जाता है दलदल के रूप में सड़क। तो जब लोग आते हैं ना, कहीं पे गिरते हुए, कहीं पे पैर टूटते हुए, अधिकांश ना ये एरिया टापू के रूप में हो जाता है। बरसात दिनों टापू बन जाता है एरिया, और जब टापू बनता है ना, तो ना उस मैनपुर क्षेत्र से, गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र से ना उस सड़क से हम गुजर सकते हैं, ना नगरी की सड़क से गुजर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिन मौत मरने के लिए ये आदिवासी जो बस्तियां हैं वो बसे हुए हैं।
कहीं न कहीं लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इनके लिए सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? जो लंबे समय से विगत 76 वर्षों से जो है लोग जो है इसमें सड़क की मांग कर रहे हैं, पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं, ताकि बरसात के दिनों में जो गर्भवती माताएं हैं प्रसव के लिए उनको समस्या होता है। जो क्षेत्र के लोग हैं जिनको राशन सामग्री के लिए बहुत दिक्कत होता है, राशन सामग्री जो है 6 महीने का विगत 3 महीने का राशन सामग्री उनको पहले से दिया जाता है। तो क्या होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र के लोगों को इस मूलभूत समस्याओं से निजात मिले? देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे उस टाइप का राशन दम करने के लिए जी स्थान आप तो घूम के आए हैं। जी एक पंचायत भवन जब आप गए थे, अभी करी पंचायत देख के आए हैं, करी पंचायत का बिल्डिंग कब गिर जाएगा? बहुत जर्जर हो चुका है। ऐसा जर्जर बिल्डिंग आप देख के आए हैं, तो पंचायत का बिल्डिंग कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। जी अति जर्जर हो चुका बिल्डिंग। तो क्या वैसे जगहों पे रास्ता रखा जा सकता है? नहीं। जो चावल होता है, हम जो चावल खाते हैं वो थोड़ा सा नमी बर्दाश्त नहीं करता, सोखता है आसपास की नमी वो। तो कहीं ना कहीं इन आदिवासी भाइयों को खराब चावल या खराब तरीके का मटेरियल यहाँ उपलब्ध होता है। तो अगर सड़क बन जाएगी तो इस सुगम रास्ते से राशन की भी गाड़ियाँ पहुँचेगी। जैसे अभी बात करें कि छात्रावास आया यहाँ, उसी टाइगर रिजर्व वापिस लौटते हैं, छात्रावास आया यहाँ, छात्रावास से बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल निकल चुका है। प्लिंथ लेवल निकल चुका है। ठेकेदार के द्वारा काम स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के द्वारा रोक लगा दिया गया। क्या वो आदिवासियों बच्चों के हित के खिलाफ है या उनके साथ है? क्या जंगल बचाने के लिए उन आदिवासी बच्चे जो जहाँ रह करके पढ़ाई करते, जिस छात्रावास में रह के उनको एक अच्छा माहौल मिलता, एक अच्छा तरीके लाइट बिजली पानी शौचालय की व्यवस्था मिलता, सोने की अच्छी व्यवस्था मिलता, पढ़ाई का व्यवस्था मिलता, क्या उन बच्चों को वंचित नहीं किया जा रहा है उस चीज से? बिल्कुल वंचित किया जा रहा है। तो क्या उन बच्चों के हित के लिए, जिस जंगल पे पेड़ नहीं है, न वहाँ पेड़ का नुकसान हुआ है, तो क्या उस जगह पे एक छात्रावास नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ जंगलों की कटाई हो चुकी है पहले से, जो मैदानी इलाका है, उस मैदानी इलाके पे अगर भूमि का सही उपयोग किया जाए तो लोगों को सीधा मिल जाएगा और किसी प्रकार के वन विभाग को या किसी भी को क्षति नहीं पहुंचेगा। बातचीत करें, लंबे समय से लोगों को जो है इंतजार था कि डबल इंजन का सरकार हो, क्योंकि जब प्रदेश में केंद्र में जब भाजपा की सरकार है तो राज्य में कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस बार जो है केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। और हम बातचीत करें जिस वनांचल क्षेत्र की हम बातचीत कर रहे हैं, वहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी जो है इसी क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र के जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस क्षेत्र से आते हैं और कई जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये इन लोगों का जो मांग है, जो आदिवासी भाइयों का मांग है, वो सपना साकार हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, पूर्व में भी रमन सरकार थी यहाँ पे, जिन्हें हम चाउर वाले बाबा के नाम से जानते हैं, जो हर गरीब परिवार को एक पोषण आहार प्रदान करी, कि सस्ते दर पर या मुफ्त में राशन दी। क्या उस सरकार की एक अच्छी सोच, क्या एक ऐसा कमेटी नहीं बनाया जा सकता कि फॉरेस्ट विभाग में वो कमेटी जा करके उस जगह का सर्वे करके उस स्थान का निरीक्षण करके कि सरकार को बताया जाए कि नहीं, इस जगह पर सड़क बनाया जा सकता है जहाँ पेड़ों की क्षति नहीं हो सकती, यहाँ किसी भी जंगली जानवर को नुकसान नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे नाका बेरिया लगा हुआ है। आधी रात के बाद, शाम को 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। किसी प्रकार का कमर्शियल व्हीकल नहीं आता। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो किसी न किसी वाहन से आना जाना रोज करते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं और कार्यालय जाना है, कहीं ना कहीं धमतरी अपनी मांगों को लेकर के रोज पहुंच रहे हैं। आज एक चीज और बता दूं आपको मैं, प्रश्नकाल के टाइम पे भी, विधानसभा प्रश्नकाल टाइम पे भी कईयों बार इस क्षेत्र के विधायक द्वारा, हमारे माननीय पूर्व विधायक रहे श्रवण मरकाम जी, उनके द्वारा इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए कई बार इस चीजों का प्रश्नकाल उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ फॉरेस्ट के नाम पे, सिर्फ फॉरेस्ट के नाम पे आज ये सुविधा से लोग वंचित हैं। बातचीत करें क्या, जैसे हम लोग दौरा किए हैं, लगभग 4-5 हम लोग गांव गए हैं, जहां लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ये क्षेत्र जो है अगर 20 साल पीछे चला गया है, उसमें कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी दोषी है। जब हम लोगों से चर्चा किए तो उनका कहना है कि इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो जनपद हो, जिला हो या विधायक हो, सांसद हो, चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ नक्सलियों का मूवमेंट, कई बार यहाँ मुठभेड़ हो चुका है। अभी जस्ट विगत 1-1.5 महीने पहले ही मांदागिरी के जहाँ सड़क पे है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मांदागिरी का पहाड़ है, उस जहाँ लगभग 2 किलोमीटर होगा, उस पहाड़ी पर ही अभी मुठभेड़ हो गया था नक्सलियों के बीच में। पुलिस और उनके बीच में फायरिंग काफी देर तक चला था।
ये पुष्टि एसपी साहब ने स्वयं किया था कि जी। हमारे और उनके बीच में मांदागिरी में मुठभेड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षित जोन माना जाता है नक्सलियों का, जी जी कि बस्तर में किसी प्रकार की घटना करके यहाँ पे आकर के गरियाबंद जिले की तरफ से होकर नुआपाड़ा उड़ीसा होते हुए ये सुरक्षित कॉरिडोर से निकल जाते हैं। ये कॉरिडोर माना जाता है। उनके आमद और जाने की किसी को जानकारी नहीं होती। वो इसको एक सुरक्षित कॉरिडोर मान के यहाँ से आते जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, खाते पीते हैं, आराम करके चले जाते हैं। जी जी ये मेरा कहना नहीं, ये लोगों का कहना है जी। कि ये एक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर से ही नक्सली आना जाना करते हैं। तो कहीं ना विधायक सांसद को आने के लिए पुलिस प्रशासन का उनके साथ फॉलो का साथ जरूरी होता है। तो कभी कभी होता ये है कि उनकी अगर मुखबिरी होती है पुलिस के पास, नहीं आप अभी नहीं जा पाएंगे, तो उनका भी प्रोग्राम बनता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आना चाहते, आना इस क्षेत्र में चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिना सुरक्षा के कारणों से वो नहीं पहुंच पाते। देखिए अब क्या होता है कि अब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अब क्षेत्र की दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है ना भाई, कांग्रेस की वो बैठी हुई है विधायक। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जो विधायक पार्टी लेवल के होते हैं उनका मांग और जो पार्टी से बाहर के होते हैं उनकी मांग में तो सारे लोग इस जानते हैं फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के दुर्भाग्य ही मान सकते हैं। अब हम बातचीत करें, लोग जो है लंबे समय से अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब जो है केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और क्षेत्र में जो जमीनी स्तर पे सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है जिसको अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बैठे हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 76 वर्षों से लोग जो अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं वो उनकी मांग पूरा हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि अभी जब तक टाइगर रिजर्व से केंद्र गवर्नमेंट की पहल जब तक इस क्षेत्र के लिए नहीं होगी, राज्य गवर्नमेंट के हाथ ये नहीं है। जब तक केंद्र गवर्नमेंट से और आपके फॉरेस्ट की टीम, NTCA की टीम, नेशनल टाइगर रिजर्व की टीम यहाँ तक नहीं पहुँचेगी और जब तक वो NOC क्लियर नहीं करेगी तब तक इन क्षेत्र के वासियों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये तो थे इस क्षेत्र के जागरूक पत्रकार जो लंबे समय से इस क्षेत्र की मूलभूत जो है सुविधाओं को लेकर के, इस लोगों को हो रही असुविधाओं को लेकर के सरकार और जिला प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम चर्चा किए।